दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले को लेकर सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है और इसकी जानकारी देते हुए खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और कहा कि वो सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सीबीआई कल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी। आबकारी केस में सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया का नाम है और इस मामले में पहले भी सिसोदिया से पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में सवाल अब बड़ा हो जाता है कि क्या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी करीब है। सीबीआई ने नई शराब नीति के मामले में उन्हें आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी को पूरी आशंका है कि सीबीआई आज सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। હવે તમારે चिंता करवानी जरूर નથી। તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। गुजरात के भावनगर में अपनी जनसभा में गुजराती बोलकर स्थानीय लोगों से करीबी बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश। उन्होंने बाकायदा तारीख बताकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाएगी, इसलिए बीजेपी या कांग्रेस की तरफ ना देखें। 8 दिसंबर को गिनती है, 9 दिसंबर को सरकार बनेगी, एक हफ्ते बाद 15 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार ही नहीं, चुनाव भी दूर है। उससे पहले केजरीवाल के सबसे करीबी नेता मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सीबीआई ने सोमवार सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी 2021-22 के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। कुल 15 आरोपी सीबीआई ने अपनी एफआईआर में बनाए हैं, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 हैं। उसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को आशंका है कि मनीष सिसोदिया सोमवार को गिरफ्तार किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा को और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कमजोर पड़ जाएगा, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। मगर ये आने वाला समय बताएगा, आप जितने नेताओं को हमारे गिरफ्तार करेंगे, आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं। सिसोदिया के घर छापा भी पड़ चुका है और बैंक लॉकर भी खंगाले जा चुके हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सीबीआई ने बहुत ही सोच समझ के जगह जगह छापे मार करके साक्ष्य जुटाए हैं और मुझे लगता है कल मनीष सिसोदिया के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। अरविंद केजरीवाल गुजरात में बीजेपी के खिलाफ बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। सीबीआई अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए झटका तो होगा, लेकिन एक ऐसा झटका जिसका हिसाब किताब अरविंद केजरीवाल पहले से ही लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इस मुद्दे को वो गुजरात चुनाव में किस तरह से उठाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई थी तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया था, उसके बाद एकाएक आम आदमी पार्टी की चर्चा गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और भावनगर से अपने कैमरा सहयोगी नीलेश गोस्वामी के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। उधर सीबीआई की ओर से आज पूछताछ का सम्मन मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने एलजी पर हमला बोला। उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का हाल बहुत ही खराब है। पिछले कुछ दिनों में रेप और हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली इस समय अपराधियों की राजधानी बन गई है। एलजी साहब, थोड़ा समय निकालकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए।
तो यहां पर एक तरफ आज पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है और दूसरी तरफ उनकी तरफ से एलजी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा गया है। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहां पर एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो अंधेरी पूर्व से विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुजा लटके का समर्थन करें। राज ठाकरे ने कहा कि इस सीट से ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके ही विधायक थे और उनके निधन से सीट खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी इस सीट से चुनाव न लड़े और ऋतुजा लटके का समर्थन करे, क्योंकि ऐसा करना महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुरूप होगा और इससे रमेश लटके की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा ही आग्रह एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी किया है। उन्होंने सभी दलों से कहा कि अंधेरी पूर्व का उपचुनाव निर्विरोध कराया जाए। पवार ने याद दिलाया कि बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद उनकी सीट पर हुए उपचुनाव में मुंडे के परिजन के खिलाफ एनसीपी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने नफरत भरा बयान दिया। हिंदू समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के इस मामले में शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यूपी के संभल में दिया है। शौकत ने यह जहरीला बयान संभल में शुक्रवार को एआईएमआईएम के कार्यक्रम में दिया। अब तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे। शौकत अली सिर्फ यही नहीं रुका। शौकत अली ने कहा कि मुसलमानों ने 832 साल हुक्मरानी की, हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हजूरी करते थे। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे पार करके जी हुजूर करते थे। शौकत अली के ये विवादित बोल सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो यूपी पुलिस ने शौकत अली के खिलाफ समाज में वैमनस्यता फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। संभल पुलिस के द्वारा एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत किया गया है। शौकत अली के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयानों को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़े करने वाले ओवैसी अब खुद कटघरे में है। ऐसे मतलब घटिया किस्म की बयानबाजी करने वालों पर प्रतिक्रिया न लिया करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ लोग देश में गिने चुने, अगर उंगलियों में गिनना हो तो गिन लीजिए, 5-7 लोग ऐसे हो गए हैं जिनको किसी न किसी बहाने मीडिया में बने रहना है और मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वह इस प्रकार का बयान देने के बाद जिन राज्यों में रहते हैं उन राज्य की सरकारों की गलत नीतियों के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण बचे रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। विवाद बढ़ता देख शौकत अली ने अपनी सफाई दी है। शौकत अली ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। आपको मालूम है कि आज से 5 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक साधु ने वीएचपी का प्रोग्राम था, उसमें कहा कि मुसलमानों को चुन चुन करके मारना है। ये 14 शादियां करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं। तो मैंने इंडिविजुअल उसको ये कहा था कि मुसलमान कोई गाजर मूली नहीं है कि आप उसको काट करके फेंक देंगे। और दूसरी चीज मैंने उसके बयान पे ही ये बात कही थी कि जो ये कह रहे हैं कि हम अगर 2 शादी भी करते हैं तो शादियों में हम दोनों बीवी को सम्मान देते हैं, दोनों के बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं। लेकिन वो लोग, जो लोग एक शादी तो करते हैं लेकिन 3 पत्नियां इनकी अलग से रहती हैं, लेकिन समाज में उसको छुपाते हैं, तो वो गलत है या हम गलत हैं? तो ये चीजें बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो उस चीज को लेकर के मैंने उन लोगों को कहा जो लोग ऐसा करते हैं, मैंने किसी धर्म विशेष को ये बात नहीं कही। तो ये
शौकत अली ने अपने भाषण में और भी कई विवादित टिप्पणियां की। शौकत अली ने पुलिसकर्मी को अपशब्द तक कह दिए। ओवैसी मुसलमानों से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता के विवादित बोल पर अब तक ओवैसी की कोई सफाई या बयान अब तक सामने नहीं आया है। संभल में सहयोगी अनवर कमाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि डॉलर के आगे सभी बाकी मुद्राओं की हालत एक समान है। निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले को भी पछाड़ दिया। अमेरिका में वित्त मंत्री बोली रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब ये कहने का क्या तात्पर्य था, ये तो स्वयं माननीय वित्त मंत्री ही समझा सकती हैं, लेकिन दो चार बातें यहां पर साझा करना जरूरी है। इस सरकार को रुपया मिला था 54 के मूल्य पर 2014 में। 83 के पार कराने की नौबत आ गई और लगता है शतक कराकर ही दम लेंगे मोदी जी। तो यहां पर रुपए में जो लगातार गिरावट पिछले कुछ वक्त देखने को मिल रही है, उस पर सवाल यहां पर किया गया था वित्त मंत्री से, जिसमें उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो बाकी मुद्राएं हैं उनकी हालत भी ऐसी ही है डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि डॉलर यहां पर मजबूत हुआ है। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर निशाना साध रही है मोदी सरकार पर। First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up. The exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. पटना में एक फर्जी को पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम अभिषेक है और ये पटना हाईकोर्ट का जज बनकर बिहार के डीजीपी को फोन करता था। तत्कालीन एसएसपी को बचाने के लिए जज के नाम पर डीजीपी पर दबाव भी बना रहा था। फर्जी जज अभिषेक के साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी जज अभिषेक की कई आईपीएस आईएएस अधिकारियों से दोस्ती है, जिससे आप उसकी पहुंच का अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार उसने गृह मंत्री का पीएस बनकर भी अफसरों को फोन किया। 2018 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यूपी पेट परीक्षा के दूसरे दिन भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छात्र बेहाल रहे। गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, मुरादाबाद समेत कई शहरों से कल जैसी ही तस्वीरें जो है वो सामने आई। छात्रों को ट्रेन बसों में लटक कर सफर करना पड़ा। ट्रेन बसों में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। नाराज छात्रों ने कहा कि नेताओं की रैली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, लेकिन छात्रों की परीक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। हम धक्के खाने को मजबूर हैं। 35 लाख से ज्यादा युवाओं ने राज्य भर में 2 दिन होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से अधिकतर की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके परीक्षा केंद्रों तक आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। हालांकि राज्य सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है और दावा किया कि उम्मीदवारों के लिए इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश के बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर 2 दिन ऐसी ही अफरा तफरी का माहौल रहा। लाखों उम्मीदवारों ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए हो रही प्रवेश परीक्षा के लिए इस बद इंतजामी के बीच यात्रा की। यूपी सरकार का दावा है कि उसने उम्मीदवारों के लिए परिवहन के पर्याप्त इंतजाम किए थे, लेकिन ऐसी सैकड़ों तस्वीरें इन दावों की पोल खोलती दिखीं।
ये शनिवार रात को झांसी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। प्लेटफॉर्म उम्मीदवारों से खचाखच भरे रहे। ट्रेनों में बैठने की जद्दोजहद में धक्का मुक्की होती रही। ...500 किलोमीटर दूर हापुड़ रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी ही तस्वीरें दिखीं। शनिवार रात और फिर रविवार दोपहर तक यही हाल रहे। परीक्षा से लौटते छात्र घर जाने के लिए किसी भी तरह ट्रेनों में बैठने की कोशिश में दौड़ते भागते दिखे। सर बहुत बुरी व्यवस्था थी ट्रेन की। इसमें बहुत खतरे और नुकसान का भी काम था, क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही थी, चढ़ना भी मुश्किल हो गया था और इसी वजह से बहुत दिक्कत भी हुई थी। इतनी भीड़ थी कि कम से कम छोटे से उसमें डिब्बे में इतनी भीड़, कम से कम 200 लोग चढ़ गए थे। अब बताइए आप कैसे खड़े हो सकते हैं। सरकार को ये तो व्यवस्था करनी चाहिए कि छात्र या छात्राएं जाएंगी कैसे। ये आरोप लगे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेन और बसेस पूरी नहीं दी गई जिससे ये लोग आराम से चल पाए। कुछ एग्जाम स्पेशल यहाँ लगाई गई हैं, लेकिन इसमें भी काफी भीड़ होगी क्योंकि ट्रेनें कम हैं और लोग जो अभ्यर्थी हैं वो या जो परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम देने आए थे वो लोग ज्यादा हैं। आज सुबह प्रयाग से 1 बजे ट्रेन पकड़े थे और सुबह 6 बजे पहुंचे। तो आते वक्त बहुत दिक्कत हुई थी। ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं थी, काफी परीक्षार्थी चढ़ भी नहीं पाए थे। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। ये समझो पूरी रास्ते एक पैर पे खड़े होके आना पड़ा। कोई ट्रेन नहीं थी, जो पहले से ट्रेन चल रही थी वही एक ट्रेन थी, कोई स्पेशल ट्रेन नहीं। इस बार 120-200 किलोमीटर के अंदर में सेंटर देने का मतलब सर अमेठी के बच्चे का सेंटर नोएडा गया है, कैसे पेपर देने जाएगा वो। विपक्ष के कई नेताओं ने ऐसी तस्वीरें और वीडियो ट्वीट किए और आदित्यनाथ सरकार को इस बद इंतजामी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उधर राज्य सरकार ने ऐसी कई तस्वीरों को फर्जी बताते हुए खारिज किया है, लेकिन अधिकतर परीक्षार्थी सरकार की इस बात से सहमत नहीं दिखे। एक बात बताइए, सरकार ये कह रही है कि भाई हमने इंतजाम किया था, एक्स्ट्रा बस चलाई, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई। कोई बात नहीं, हम लोग उतना दूर से आए लेकिन देखे तो नहीं। उतना दूर से आए, किराया भी कम नहीं लिए, पूरा लिए, जैसे सबसे लेते हैं उसी हिसाब से। हाँ तो सुजीता जी, क्या आपको लगता है और अच्छा इंतजाम होना चाहिए था जिससे? बिल्कुल होना चाहिए था। जब हर चीज के लिए होता है, इलेक्शन के लिए होता है, हर चीज के लिए होता है, तो इसके लिए भी होना चाहिए। ये तो भविष्य, हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा ना अगर नहीं होगा तो। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए ना इसके बारे में, क्योंकि सरकार को पहले से पता था 37 लाख बच्चे हैं, तो उनको इसका इंतजाम पहले से करना चाहिए था ना। सरकार और रेलवेज का ये दावा है कि कुछ इंतजाम किए गए थे। उनका ये कहना है कि एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाई गई। अभी हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक एग्जाम स्पेशल तो खड़ी है और बच्चे इसमें वापस जा भी रहे हैं अपना एग्जाम देके। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह के सीन्स हमने देखे और जिस तरह की भीड़ हमने इन ट्रेन में या बसों में देखी, उससे शायद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या जो इंतजाम किए गए वो काफी थे, और अगर नाकाफी थे तो इसमें किसका दोष है। ये एग्जाम इन तिथियों पे होगा, ये बहुत दिनों से लोगों को मालूम था, तो क्या और इंतजाम किए जा सकते थे कि इतने जो बच्चे आए हैं इस तरह से एग्जाम देने, इस तरह की तकलीफ उनको ना महसूस होती, क्या इसका और इंतजाम किया जा सकता था? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के हासन में एक सड़क हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सभी श्रद्धालु मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी मिल्क वैन से आमने सामने की टक्कर यहां पर हुई। मारे गए 9 लोगों में 4 बच्चे भी शामिल हैं और 6 लोगों की मौके पर ही इसमें से मौत हो गई थी। 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा का एक कारोबारी अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अबुधाबी एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एक अपराधी जैसी शक्ल, नाम और डेट ऑफ बर्थ मिलने के इस मामले में पीड़ित 5 दिन अबुधाबी पुलिस के चंगुल से छूटा है। प्रवीण शर्मा जब शनिवार देर रात लौटे तो उनका कुछ इस तरह स्वागत किया गया। प्रवीण 11 अक्टूबर को अपनी पत्नी और 50 लोगों के ग्रुप के साथ स्विट्जरलैंड घूमने गए थे, लेकिन जैसे ही वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें अबू धाबी पुलिस ने पकड़ लिया। दरअसल प्रवीण की शक्ल, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ केरल के एक अपराधी से मिलता जुलता था। इस अपराधी पर अबू धाबी में ठगी का केस दर्ज है।
कोई रिजल्ट मिलेगा कि मेरे सब जो मेरे पास थे स्पून जो भी सामान था सब लेके रख लिए। उसके बाद उनके सीआईडी का अफसर आया, उसने मुझे दिखाया कि ये प्रवीण कुमार सन ऑफ जो भी उस क्रिमिनल का रहा होगा फादर ने, वो बताया कि मैंने कहा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नाम है प्रवीण कुमार, पिता का नाम है राजेश यादव से, कि नहीं आपको तो यहाँ चार्जेस है और आप ना ये गलत कह रहे हैं, इसमें आपको धोखाधड़ी इस तरह के क्रिमिनल चार्जेस है, सेक्शन लगा हुआ है, तो आप बताइए आप क्यों आए, कैसे आए और ये क्यों किया, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे पूरा इंटरोगेट किया। प्रवीण की पत्नी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर वापस भेज दिया गया, लेकिन प्रवीण को अबू धाबी पुलिस एयरपोर्ट से 260 किलोमीटर दूर रसल खेमा शहर में ले गई। प्रवीण के रेटिना की जांच की गई, जो अपराधी के रेटिना से मैच नहीं हुई। इसके बाद प्रवीण को वहां की कोर्ट में पेश किया गया। जज के सामने प्रवीण ने अपनी पहचान और पूरा सच बताया। जज ने पुलिस से केरल के अपराधी के बारे में और पता करने के लिए कहा। इसके बाद पता चला कि केरल का अपराधी प्रवीण कुमार तो पहले से ही जेल में है। इसके बाद प्रवीण को छोड़ दिया गया। इस बीच प्रवीण 5 दिन पुलिस कस्टडी में लॉकअप में रहा, उसे खाना भी नहीं मिला। उन्होंने फिर मुझे रात को करीब 11:30 बजे अबू धाबी एयरपोर्ट पे लेकर चले, जिसमें मैं अकेला था। उन सीआईडी के 2 अफसर थे, अपनी गाड़ी से उन्होंने वहाँ लाकर मुझे 3 बजे वहाँ एयरपोर्ट पे आ गए। एयरपोर्ट से फिर मुझे बताया कि आपके पेपर तैयार हो रहे हैं और फिर मुझसे कोई पूछताछ उन्होंने नहीं की, लेकिन अपनी कार्रवाई उन्होंने की। फोन का इस्तेमाल नो कॉल्स ओनली मैसेज के लिए उन्होंने कहा और खाने पीने का मुझे जैसे क्रिमिनल होता है उस तरह से ट्रीट किया गया है। प्रवीण कुमार मदद के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रवीण ग्रेटर नोएडा के हबीबपुर गांव के रहने वाले हैं, सीमेंट का कारोबार करते हैं और एक सीमेंट कंपनी के टूर पर ही वो घूमने गए थे। नाम, चेहरा और डेट ऑफ बर्थ का मिलना कहने को तो ये संयोग है, लेकिन प्रवीण के लिए ये आफत बनकर आया और उन्हें कई दिन जेल में गुजारने पड़े। फिलहाल वो अपने देश वापस लौट आए हैं और अब राहत की सांस ले रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।